गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, अपना खनिज एवं शैलें जो लेसन है वो समाप्त हो गया है। उसका मैंने सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपके पास सेंड कर दिए हैं। एमसीक्यू भी, वेरी शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। लॉन्ग वैसे मैंने सभी करा दिए थे आपको लेसन के अंदर ही। अब हम नेक्स्ट जो लेसन है वो स्टार्ट कर रहे हैं, भू आकृति प्रक्रियाएँ। देखो, भू आकृति प्रक्रियाएँ मैं ये जो लेसन है इसका परिपूर्ण सार मैं आज आपको जो है परिपूर्ण जो सार है वो आपको बताने जा रहा हूँ। बेटा उसको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि जब तक उनके बारे में आप नहीं जानोगे इस सार के बारे में, तब तक आपको इस लेसन की जो मेन पॉइंट है उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो इस जो आप जो वीडियो है इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। और इसको अगर अच्छे से ध्यान में रख लिया तो परिपूर्ण जो लेसन है वो समझ में आ जाएगा। तो देखो, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती क्या हैं? सबसे पहली बात है कि भू आकृतिक प्रक्रिया होती क्या है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं क्या हैं, तो आप इसमें देखो, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। सबसे पहले बात करेंगे हम अर्थ की। अर्थ, भू आकृतिक प्रक्रियाओं का अर्थ। तो धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक प्रतिबल और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप भूतल के विन्यास में होने वाले परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहा जाता है। देखो बेटा, धरातल हमारा जैसे पृथ्वी का ऊपरी जो भाग है वो उसको हम बोलते हैं धरातल, ठीक है। धरातल के पदार्थों पर दो प्रकार का बल लगता है, अंतर्जनित और बहिर्जनित। अंतर्जनित अंदर का होता है, बहिर्जनित बाहर का, ठीक है। अंदर से पृथ्वी के अंदर लगने वाला जो बल है वो अंतर्जनित कहलाएगा, बाहर जो लगने वाला बल है वो बहिर्जनित बल कहलाएगा, ठीक है। इन बलों द्वारा भौतिक प्रतिबल, भौतिक जो मेन है कि हमारी जो पृथ्वी के ऊपर जो भी क्रियाएं होती हैं वो भौतिक क्रियाओं में आती हैं। रासायनिक क्रियाओं के साथ साथ इसमें मेन है कि भाई टूटना फूटना, इसमें जो है गलना सड़ना, ठीक है। ये चीज़ें मेन है। क्रियाओं के फलस्वरूप भूतल के विन्यास में होने वाले परिवर्तन को, भूतल के विन्यास मतलब भूमि का जो विन्यास, ऊपरी जो भाग है उसके ऊपर जो परिवर्तन आता है, ठीक है। तो जैसे आंतरिक बलों के कारण तो जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इनका निर्माण होता है। बहिर्जनित बलों के कारण जैसे मिट्टी वगैरह, इनका अपेक्ष वगैरह, अपर्दन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, और मिट्टी का निर्माण वगैरह, ये सभी चीज़ें आएंगी। तो उसमें जो है सुधार होना, ठीक है, वो बहिर्जनित बल कहलाए। तो भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप भूतल विन्यास में होने वाले परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहा जाता है। समझ में आ गया? भू आकृतिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं? अब सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल होता क्या है? मैंने वैसे बता दिया है कि पृथ्वी के अंदर लगने वाला जो बल है वो अंतर्जनित बल कहलाता है। जैसे मैग्मा जो है वो गर्म होकर के बाहर की ओर आता है, ठीक है, और बाहर आकर के वो लावा के रूप में पृथ्वी के ऊपर जमा हो जाता है, जिसके कारण पर्वत, पठारों का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे अंतर्जनित बल। तो देखो बेटा, अंतर्जनित बल भू प्रॉपर्टी गत्यात्मक है। गत्यात्मक आपने प्रॉपर्टी के बारे में पीछे जो लेसन था आपने उसके अंदर पढ़ा था भू प्रॉपर्टी के बारे में। देखो, भू प्रॉपर्टी में क्या है कि पृथ्वी की जो प्लेटें हैं उनकी गतियों के बारे में बताया था। 3 प्रकार की गतियाँ थी। तो वो गत्यात्मक मतलब मेन है कि पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है वो गति करती रहती है। जैसे भाई इन महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार हुआ, पिछले लेसन में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो इन जो निर्माण हुआ वो निर्माण जो प्रक्रिया है वो सदा चलती रहती है, ठीक है। पहले वो एक जगह इकट्ठे थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि वो दूर दूर हो गए, और दूर होने से ये महाद्वीपों के अंदर बट गए। पहले वो एक पेंजिया के रूप में मतलब एकत्रित थी, ठीक है, और बाद में क्या हुए, वो दूर दूर होने से महाद्वीपों के अंदर वो पेंजिया जो है टूटने लगा। टूटते हुए अलग अलग रूप में बिखर गया, और वो एक तरफ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप बन गया, एक तरफ यूरोप, अब एशिया महाद्वीप बन गया, एक तरफ अफ्रीका महाद्वीप बन गया, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बन गया, और नीचे की ओर सबसे दूरी पे अंटार्कटिका, ठीक है, जो बर्फ़ से ढका हुआ महाद्वीप। तो इस प्रकार जो है महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो ये जो भू प्रॉपर्टी है इसकी जो गतियाँ हैं, गतियाँ 3 प्रकार की होती हैं बेटा पृथ्वी की प्लेटों की, वो मैंने आपको बताया था। कौन कौन सी? अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित, ठीक है। तो अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित, इनके कारण क्या होता है कि जो ये सदा गति करती रहती है, और गतियों के कारण जो है पृथ्वी की जो संरचना है वो बदलती रहती है।
तो वो कहलाता है अंतर्जनित बल। तो देखो भाई, यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में, दोनों दिशाओं में संचालित होती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है, दोनों तरफ की दिशाओं में परिवर्तित। वैसे गतियाँ 3 प्रकार की थी, मैंने बताया था बेटा। अब सारी एक दूसरे के पास आती हैं, अभी सारी एक दूसरे से दूर जाती हैं, और रूपांतरित जो होती हैं वो एक दूसरे के मतलब बिल्कुल ऐसे चलती हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में। तो ये मेन है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मतलब पृथ्वी के अंदर जो है, जो दोनों दिशाओं में जो प्लेटें चलती हैं, ठीक है, तो उन दिशाओं के कारण जो संचालित होती रहती हैं, वो भूपर्पट्टी का निर्माण पृथ्वी के भीतर स्थित अंतर्जनित बलों के द्वारा होता है। ये जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो गतियां हैं वो किसके कारण हो रही हैं? भूपर्पट्टी की निर्माण की के भीतर जो अंतर्जनित बल है ना, उसके कारण होता है, ठीक है, जो सदा सक्रिय हैं, जो सदा बनती रहती हैं, चलती रहती हैं। इनके कारण किनका निर्माण होता है? पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, इनका निर्माण होता है। तो ये कहलाती है अंतर्जनित बल, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद अब बात करते हैं बहिर्जनित बल। बहिर्जनित बल क्या होता है बेटा? बहिर्जनित बल मतलब मेन है कि ये अंतर्जनित बलों के कारण जो विषमताएं उत्पन्न होती हैं, जैसे पर्वत, पठार, इनका निर्माण हो गया और इनके कारण जो है घाटी वगैरह, इनका विषमता उत्पन्न हुई, और इन विषमताओं को दूर जो करती हैं वो क्या कहलाती हैं? बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल के कारण बनने वाले आकारों की रचना कर अनेक विषमताओं को उत्पन्न करते हैं। भूतल पर कुछ ताकतें इन विषमताओं को दूर करने में लगी रहती हैं। ये बात भी सही है, कुछ से एक ताकतें जो रहती हैं जो इनको दूर करने में लगी हुई होती हैं, ठीक है, उन्हें हम बहिर्जनित बल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? बहिर्जनित बल। मतलब बाहर की जो प्रक्रिया है, ठीक है, जैसे तापमान है, ऊष्मा है, ठीक है, और इनके कारण जो है प्राकृतिक संरचनाओं के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण इनमें क्या होते हैं? बदलाव होते हैं। जैसे भाई कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, तो जैसे बाढ़ वगैरह आने से पृथ्वी के जो पर्वत वगैरह हैं उनके जो अंश है कट जाते हैं, पठार वगैरह हैं उनके अंश कटते हैं, और मैदानों का निर्माण करते हैं, घाटी वगैरह हैं उनको भर देती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हुई? बहिर्जनित बल के अंदर आई। अब बात करते हैं अपेक्षे। देखो बेटा, अपेक्षे क्या होता है? अपेक्षे का मतलब होता है टूटना फूटना, ठीक है, जैसे पर्वत है, पठार हैं, इनका क्या होना? टूटना फूटना, बिखर जाना टुकड़ों के अंदर, वो कहलाता है अपेक्षे। तो देखो, मौसम के स्थैतिक तत्वों के प्रभाव तथा प्राणियों के कार्यों द्वारा सेलों में अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपेक्षे कहते हैं। ये बात सही है, क्योंकि जो मेन है कि भाई जो अपेक्षे है वो 2 रूपों में होता है। एक होता है प्राकृतिक आपदाओं के कारण, दूसरा होता है मनुष्य के द्वारा। जैसे इसमें स्थैतिक तत्वों के प्रभाव तथा प्राणियों के कार्यों द्वारा। स्थैतिक तत्व जो हैं वो प्राकृतिक में आ गए, ठीक है, भौतिक कारकों में आ गए, मगर प्राणियों द्वारा, प्राणियों मनुष्य जाति द्वारा, जैसे पर्वतों को काटा जाता है माइंस वगैरह लगा करके, उससे मकान वगैरह बनाते हैं, खनिज वगैरह निकालते हैं। तो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से जो प्रक्रिया हुई वो मनुष्य द्वारा हुई, वो भी अपेक्षे कहलाती है, ठीक है। अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपेक्षे। अब बात करते हैं आगे। देखो बेटा, चट्टानों के टूट फूट विघटन या अपघटन क्रियाओं से होता है। मतलब मेन है कि चट्टानों के अंदर जो टूट फूट होती है वो किन के? 2 कारणों से होती है, विघटन और अपघटन। सबसे पहले बात करेंगे हम विघटन। विघटन क्या होती है? विघटन होती है चट्टानों के भौतिक बलों द्वारा चटक कर टूटनी। चट्टानों के भौतिक बल होते हैं, जैसे पृथ्वी के ऊपर आंतरिक जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है, मौसम संबंधी जो घटनाएं घटती हैं, ठीक है, कभी शुष्क होना, कभी अत्यधिक मात्रा में ताप का होना, ठीक है, गर्मी उत्पन्न होना, जिनके कारण जो है भ्रंश धीरे धीरे टुकड़ों में भ्रंश होता रहता है, ठीक है, टूटते रहते हैं, तो वो भौतिक बलों में। उसके बाद है अपघटन। अपघटन होती है रासायनिक क्रियाओं द्वारा। रासायनिक क्रियाओं में सड़ना और गलना होता है, चूर्ण बनती हैं सड़ गल करके, ठीक है। जैसे प्राकृतिक जो वनस्पति है, वनस्पतियों के जैसे पेड़ पौधे हैं भाई, कीड़े वगैरह लगने से वो सूख जाते हैं, ठीक है, और सूखने के बाद वो पृथ्वी के मिट्टी के में हैं क्या हो जाते हैं? समाहित हो जाते हैं, या तो गल जाते हैं या उनको सड़ जाते हैं। जीव जंतु हैं वो मरने के बाद क्या होते हैं? वो भी सभी, तो वो सब इसमें किस में मिल जाते हैं? मिट्टी के अंदर। तो वो विघटन और अपघटन, ठीक है, ये वो कहलाते हैं अपघटन। तो ये विघटन और अपघटन किसके कारण? अपेक्षे के कारण। अब बात करते हैं कि बृहत संचलन। इसमें बात आई जो है बृहत संचलन क्या होता है? बृहत संचलन, तो बृहत संचलन जो है भाई स्थलमंडल के आवरण, स्थलमंडल जो अपना स्थलमंडल है, आवरण मतलब आसपास का एरिया, ठीक है, हमारे चारों ओर जो जैसा भी वातावरण है
वो हमारा आवरण कहलाता है। जो हमारे आसपास में कैसा वातावरण है, क्या माहौल है, क्या नहीं है, ठीक है, कैसी वनस्पतियाँ, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी कुछ किस में आते हैं, आवरण के अंदर। तो मेन है स्थलमंडल। परिपूर्ण स्थलमंडल की बात हुई तो उसके अंदर जितना भी आवरण है उसके ऊपरी संगठित परत, ऊपर जो संगठित परत है, ठीक है, पृथ्वी की जो ऊपरी विशाल, जिसे हम मृदा कह सकते हैं, ठीक है, तथा चट्टानी मलबे की विशाल मात्रा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल के नीचे की ओर फिसलना या सरकना। गुरुत्वाकर्षण बल, भाई गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों जब आमने सामने होते हैं तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। आपने 9वीं में पढ़ा था, प्लस 10वीं क्लास में पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है क्या होती हैं, ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, ज्वार उत्पन्न होता है। ज्वार का मतलब जो समुद्र तल से जल का ऊपर की ओर उठना, और वो कब होता है, दिन में 2 बार होता है। 2 बार क्या होती है कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आमने सामने होते हैं, जिनके कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है कि जो पर्वत पठार हैं उनका जो मलबा होता है वो आपस में एक दूसरे की ओर खिंचता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और एक दूसरे में समाहित हो जाता है। फिसलना या सरकना वृत्त संचलन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, जैसे फिसल करके चलना, ठीक है, खिसकना, ये सब क्या कहलाते हैं, वृत्त संचलन। समझ गए। उसके बाद अब आगे बात करते हैं अपर्दन। देखो बेटा, अपर्दन क्या होता है। अपर्दन होता है मतलब जैसे किसी भी चीज़ का टूटना या बह जाना, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, अपर्दन कहलाते हैं। जैसे भाई नदियों द्वारा अत्यधिक मात्रा में जैसे बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ के कारण जो मिट्टी कटाव होता है वो क्या कहलाता है, अपर्दन ही कहलाता है। तो अपेक्षे के कारण जब पिंडाकार और या संयत शैलें, पिंडाकार या संयत शैलें मतलब जो है कोई पर्वतों के अंदर से, ठीक है, मेन है कि बजरी वाले जो पर्वत होते हैं उनके जो पिंड होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, ठीक है, या संयत जो शैलें होती हैं उनके अंदर धीरे धीरे कटाव होना, ठीक है, विखंडित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती हैं तो अपर्दन कहलाती हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ करके क्या कहलाती है, अपर्दन। ये किनके द्वारा होता है, नदियों द्वारा, हिम नदियों द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, समुद्रों में आने वाली लहरों के द्वारा, अत्यधिक तेज़ पवनों के कारण, जैसे मरुस्थलीय जो इलाके होते हैं उनमें अगर तेज़ हवा चल गई तो मिट्टी का जो ढेर होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है उड़ करके, ठीक है। तो इनके कारण जो है अपर्दन होता है। अपर्दन के बारे में तो आप शायद काफ़ी 6th क्लास से पढ़ते आए होंगे कि अपर्दन क्या होता है, ठीक है। तो अब तो आपको इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अपर्दन पॉइंट से बात, जैसे शब्द आता है तो उसी से ही समझ जाते हैं कि अपर्दन का मतलब होता है बह जाना या कट जाना, ठीक है। ये किसके द्वारा होगा, तो ये किसी भी प्रक्रिया द्वारा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक जो आपदा होती है उसके कारण मेन होता है। आजकल जो है मनुष्य द्वारा भी अपर्दन किया जाने लगा है, पशुचारण है, ठीक है, अत्यधिक जो सिंचाई व्यवस्था है उसके कारण भी अपर्दन होता है। अब आगे अगला जो टॉपिक है वो देखो। अब बात आई कि निक्षेपण। अब तक था अपर्दन, अब है अपर्दन। जैसे बहता हुआ जो तलछट है वो एक जगह जाकर के रुकता भी है, ठीक है, जमा भी होता है, जिसके कारण मैदानों का निर्माण होता है, तो वो कहलाता है निक्षेपण। वो क्या कहलाता है, निक्षेपण। जब अपर्दन की अंतिम परिणति निक्षेपण है। अंतिम परिणति मतलब जो भी अपने साथ बहा कर लाई गई वो सब एक जगह छोड़ जाते हैं, ठीक है। अपर्दन के कारकों का वेग में ज्यों ही कमी आती है, जैसे नदी है, नदी के बहाव का वेग जैसे धीरे होता है, समुद्र की तरफ बढ़ती है तो वो धीरे धीरे, क्योंकि ऊंचाई से नीचाई की ओर आती है, तो जब नीचाई में आती है तो उसका जो वेग होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनका वेग आकर के उत्तर प्रदेश में जैसे स्थलीय भाग में प्रवेश करते हैं तो उनका वेग जो है डाउन आ जाता है, कम हो जाता है, और वेग कम होने के कारण वो मैदानी इलाकों का निर्माण करती है, तो आने लगती हैं। उनके द्वारा प्रवहित अवसादों का निक्षेपण होने लगता है। उनके द्वारा जो भी लाया गया तलछट बहा कर लाया गया वो अपने मुहाने के ऊपर छोड़ देती हैं, जिससे क्या कहलाती है, निक्षेपण, ठीक है। अब बात करते हैं मृदा निर्माण। मिट्टी का निर्माण क्या होता है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि मिट्टी किसे कहते हैं या मृदा किसे कहते हैं, क्योंकि मृदा निर्माण तो बाद में आएगी, पहले मृदा किसे कहते हैं ये बात आएगी। तो मृदा किसे कहेंगे, मृदा जो है हमारी भूपृष्ठ की जो ऊपरी परत है, जिसके अंदर जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी कुछ जीवित रहते हैं, फलते फूलते हैं, जिसके कारण वो क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है या मृदा कहलाती है, ठीक है। तो भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने व बढ़ने के लिए जीवांश, खनिजांश व नमी प्रदान करती है, मृदा या मिट्टी कहलाती है। मनुष्य भी इसमें सारी प्रक्रियाएँ करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण चट्टानों के टूटने
से प्राप्त जो खनिज होते हैं, कण, खनिज कण जो होते हैं, उनसे पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के गलने सड़ने, सड़े अंश, ठीक है, गल सड़ जाते हैं जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जो क्योंकि सभी कुछ नष्ट होते हैं, ठीक है, जो चीज़ बनी है तो वो नष्ट भी होती है, नष्ट होती है तो वो गल सड़ करके दोबारा से मिट्टी के अंदर समाहित हो जाती है, ठीक है। जीवित जीव जंतुओं जल तथा गैस के मिश्रण से जो बनता है वो क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है, ठीक है। तो मृदा का निर्माण इन चीज़ों से होता है। तो बेटा इस लेसन में यही मेन पॉइंट है, ठीक है, इनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि जब तक ये पॉइंट समझ में नहीं आएंगे आपको ये लेसन समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने मेन जो लेसन के परिपूर्ण जो टॉपिक थे वो शॉर्ट रूप में करके आपको समझाए। तो इनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें मेन ये बातें आनी है, ठीक है। मगर इससे आपको जैसे ही पॉइंट आएंगे, निक्षेपण है, मृदा निर्माण है, ये प्रक्रियाएँ जो हैं, ठीक है, बहुआकृति प्रक्रियाएँ क्या होती हैं, तो इनके बारे में मेन एक बेसिक, जब तक लेसन का बेसिक नहीं समझोगे तब तक लेसन के बारे में नहीं समझ पाओगे। इसलिए ये ज़रूरी है, इसको अच्छे से फिर नोटबुक में रखना भी है आपको, ठीक है, हर पॉइंट को अच्छे से नोट रखना है, क्योंकि ये MCQ या फिर वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर इन्हीं में से पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। कुछ एक जैसे महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्द होते हैं, कुछ एक ये पॉइंट, इन्हीं में से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, शॉर्ट भी इन्हीं में से बनते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना।